ओके, सो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। हाइट एंड डिस्टेंस का बहुत अच्छा क्वेश्चन। सुहास, ए ट्री एंड 11.25 meter tall building are positioned such that their feet on the ground are collinear and the tree is located between Suhas and the building. The tree is located at a distance of 7.5 meter from Suhas and at a distance of 45 meter from the building. Further, the eyes of Suhas, the top of the tree and the top of the building fall in one line, and the eyes of the Suhas are at a height of 1.8 meter from the ground. Find the height of the tree. Find the height of the tree. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा. So, Suhas, a tree and 11.25 meter tall building. तो एक बिल्डिंग तो 11.25 मीटर टॉल है. आर पोजिशन सच दैट देयर फीट ऑन द ग्राउंड आर कोलिनियर. तो फीट सबके कोलिनियर है, मतलब फीट एक ही लाइन पे आएंगे, पैर सबके एक ही लाइन पे आएंगे. और बिल्डिंग की लेंथ कितनी है? 11.25 मीटर. तो बिल्डिंग की लेंथ ऐसे मैं कर दूंगा 11.25 मीटर्स, ऐसे हो जाएगी. ठीक है, 11.25 मीटर यानी 1125 सेंटीमीटर. एंड द ट्री इज लोकेटेड बिटवीन सुहास एंड बिल्डिंग. ट्री इज लोकेटेड बिटवीन सुहास एंड बिल्डिंग. तो सुहास यहाँ पे कहीं आएगा, सुहास यहाँ पे कहीं आएगा और ट्री इसके बीच में आ जाएगा. और एक और चीज़ की हुई है कि द ट्री इज लोकेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 7.5 मीटर फ्रॉम सुहास एंड ए डिस्टेंस ऑफ 45 मीटर फ्रॉम द बिल्डिंग. ये बाद में देखेंगे, पहले ये देखो. फर्दर, द आईज ऑफ सुहास, द टॉप ऑफ द ट्री एंड द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फॉल इन वन लाइन. मतलब इन सबका जो टॉप है वो भी कोलिनियर है. तो मुझे जो ट्री बनाना होगा, ये सुहास है, ये बिल्डिंग है, और जो ट्री बनेगा वो ऐसा बनेगा. ट्री का जो एकदम टॉप का हिस्सा है, ये वाला पोर्शन, ये टच करेगा. क्या कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि साफ साफ लिखा हुआ है दैट आईज ऑफ सुहास, द टॉप ऑफ द ट्री एंड द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फॉल इन वन लाइन. मतलब सुहास का टॉप पार्ट, ट्री का टॉप पार्ट और बिल्डिंग का टॉप पार्ट एक ही लाइन में फॉल करेगा, एक ही कोलिनियर होगा. तीनों का जो टॉप का पार्ट है वो कोलिनियर होगा. एंड द आईज ऑफ सुहास आर एट ए हाइट ऑफ 1.8 मीटर. मतलब सुहास की जो लेंथ है, सुहास की जो हाइट है वो 1.8 मीटर है, यानी 180 सेंटीमीटर. 180 सेंटीमीटर. फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री. ट्री की मुझे हाइट जाननी है. सुहास मान लो ए बी है, ट्री है सी डी, और ये है ई एफ. द ट्री इज लोकेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 7.5 मीटर फ्रॉम सुहास. ट्री यानी ये जो बी डी की जो लेंथ है ये 7.5 मीटर है. 7.5 मीटर यानी 750 सेंटीमीटर. एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 45 मीटर फ्रॉम द बिल्डिंग. और डी एफ की जो लेंथ है वो 45 मीटर है, यानी 4500 सेंटीमीटर है. तो कैसे करते हैं इस वाले क्वेश्चन को? और मुझे ढूंढना क्या है? फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री. सी डी की मुझे लेंथ जाननी है. क्या है सी डी की लेंथ? क्या है मुझे नहीं पता. ओके, तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं कि इस क्वेश्चन में सबसे पहली चीज मैं क्या पता लगाऊंगा? सबसे पहले मैं रेशियो पता लगाऊंगा बी डी इज टू डी का. बी डी इज टू डी का रेशियो कितना है? इसका शॉर्टकट है इस क्वेश्चन को करने का. ये देखो जरा, बी डी इज टू डी का रेशियो कितना है? 750 इज टू 4500. कैंसिल कैंसिल, 15 5 जा 30 जा 1:6. 1:6 आ रहा है. 1:6 है इसका रेशियो. तो सी डी क्या आएगा? इसका मतलब 1:6 का मतलब क्या है? ये 1x है और ये 6x है. तो सी डी क्या आएगा? बहुत गौर से देखना. सी डी की वैल्यू आएगी, सी डी इज इक्वल टू ए बी यानी 180 प्लस एक्स. ये सी डी वैल्यू हो जाएगी. और यहां से सी डी क्या आएगा? इस वाले साइड से सी डी क्या आएगा? सी डी इज ऑल्सो इक्वल टू ई एफ यानी 1125 प्लस 6x. सॉरी, 1125 माइनस 6x. अगर यहां से देखोगे तो सी डी इज इक्वल टू ए बी प्लस एक्स, जो यहां का रेशियो आया था. और अगर यहां से देखोगे तो सी डी इज इक्वल टू ई एफ यानी 1125 माइनस 6x, जो यहां का रेशियो आया था.
ठीक है, x यहाँ का रेशियो आया था तो प्लस हो रहा है, यहाँ का रेशियो आया तो माइनस हो रहा है। ऑब्वियस ही बात है, माइनस ही करेंगे, नीचे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं तो माइनस करेंगे, ऊपर जा रहे हैं तो प्लस करेंगे। तो देखो जरा, दोनों सी डी की वैल्यू है, दोनों सी डी की वैल्यू है तो दोनों के इक्वेट कर दो, यानी 180 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1125 माइनस 6x। सो 7x इज इक्वल टू 1125 माइनस 180, यानी 7x इज इक्वल टू, ये हो गया 5, ये हो गया 12 में से 8 गया 4, और 12 में से 8 गया 4, एक सेकंड को, 1125 माइनस 180, हाँ 5 4 9 945 है ना, 945 ना, 9, हाँ 945। और एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 जा 3 जा 5 जा, एक्स की वैल्यू आ गई 135। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 135। ए बी की वैल्यू सी डी की वैल्यू कितनी है 180 प्लस एक्स, सी डी की वैल्यू कितनी है 180 प्लस एक्स, एक्स यानी 135। तो सी डी की वैल्यू कितनी हो गई 5 8 1 2 3 11 के 1 कैरी के ऊपर 315। सी डी की वैल्यू हो गई 315 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर यानी 3.15 मीटर, 3.15 मीटर, 3.15 मीटर यानी ये रहा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी फाइनल आंसर। समझ गए ऑप्शन डी कैसे आया फाइनल आंसर? ओके, ये शॉर्टकट है इसको करने का, सबसे आसान सबसे इजी तरीका। अगर ये समझ गए तो अगला ट्राई करो, ये वाला ट्राई करो। ए पर्सन वॉज स्टैंडिंग ऑन अ रोड नियर ए मॉल, ही वॉज 1425 मीटर अवे फ्रॉम द मॉल and able to see the top of the mall from the road in such a way that the top of a tree which is in between him and the mall was exactly in line of sight with the top of the mall. The tree height is 10 meter and it is 30 meter away from him. How tall in meter is the mall? Okay. A person was standing on a road near a mall. He was 1425 meter away from the mall. तो एक यहाँ पे मॉल है बड़ा सा, और यहां एक ग्राउंड है, ठीक। मॉल कितना बड़ा है 1425 मीटर, 1425 मीटर। मॉल मान लो ये है ए बी, ओके, एंड वॉज एबल टू सी द टॉप ऑफ द मॉल फ्रॉम द रोड इन सच अ वे दैट द टॉप ऑफ द ट्री विच इज इन बिटवीन हिम एंड द मॉल वॉज एग्जैक्टली इन लाइन ऑफ साइट। तो मान लो ये आदमी है और यहां से आदमी देख रहा है मॉल को, ऐसे देखेगा, ठीक है, सीधे देखेगा ऐसे, और यहां पे बीच में कहीं ट्री भी आ रहा है विच इन लाइन ऑफ साइट विद द टॉप ऑफ द मॉल। क्या कहा गया, he was 1425 meter away from the mall and able to see the top of the mall from road in such a way that top of the tree which is in between him and the mall was exactly in line of sight with the top of the mall। मतलब जो ट्री का टॉप है वो भी लाइन ऑफ साइट में है, ट्री का टॉप भी लाइन ऑफ साइट में है, तो ये ट्री हो गया। और ट्री को मैं क्या मान लूंगा, ट्री को मान लूंगा सी डी, और आदमी को मान लूंगा ई। ये आदमी है, यहां से देख रहा है। द ट्री हाइट इज 10 मीटर, ट्री की हाइट है 10 मीटर, एंड इट इज 30 मीटर अवे फ्रॉम हिम, ईडी जो है वो हो गया 30 मीटर, ठीक। अच्छा 1425, सॉरी 1425 हाइट ऑफ द मॉल नहीं है, ही वॉज 1425 मीटर अवे फ्रॉम द मॉल है। तो पूरा का पूरा बीई जो होगा, पूरा का पूरा बीई है 1425, ये 1425 है, पूरा का पूरा बीई 1425 है। तो बीडी कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1425 माइनस 30 यानी 1395, 1395 हो जाएगा, 1395। मुझे क्या जानना है, हाउ टॉल इज द मॉल, ए बी की लेंथ जाननी है, ए बी कितना होगा। तो देखो यहां सीधे सीधे मुझे दिखाई दे रहा है बिना प्रूफ किए, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, और अगर 90 डिग्री ऐसा होता है ये भी सीधा, पेड़ भी सीधा खड़ा है, मॉल भी सीधा खड़ा है, तो ये और ये पैरेलल हो जाएंगे। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ट्रायंगल ई डी सी, यानी ट्रायंगल ई डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई बी ए, या फिर कहते हैं ए बी ई, इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी ई, ए बी ई।
और अगर ये सिमिलर है तो इनकी साइड जो होंगी वो प्रोपोर्शन में होंगी, इक्वल प्रोपोर्शन में होंगी, यानी सी डी अपॉन ए बी, सी डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ई डी अपॉन बीई। सी डी कितना है, सी डी है 10 अपॉन ए बी कितना है मुझे नहीं पता, तो मैं उसको ए बी ले लेता हूं, इज इक्वल टू ई डी कितना है, ई डी है 30 और बीई कितना है, बीई है 139 प्लस 30 1425 425। जीरो और जीरो कैंसिल हो गया, 3 4 जा 1 2 2 2 2 7 जा 5 जा, तो ए बी की वैल्यू आ गई 475 मीटर। मॉल कितना बड़ा है, 475 मीटर, 475 मीटर। ऑप्शन ए फाइनल आंसर, ऑप्शन ए फाइनल आंसर है। ओके ओके, समझ गए, समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं, कि वाला करो ट्राई। चलो, सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन। A person was standing on a road near a mall. He was 1215 meter away from the mall and was able to see the top of the mall from the road in such a way that the top of the tree, which is in between him and the mall, was exactly in line of sight was exactly in line of sight with the top of the mall. The tree height is 20 meter and it is 60 meter away from him. How tall is the mall? तो मॉल मान लो ऐसा कुछ, ठीक है, ये मॉल हो गया और ये ग्राउंड हो गया, ठीक है, ये ग्राउंड हो गया, ये 90 डिग्री मान लो, मॉल को मान लो ए बी, ठीक है। ही वॉज 1215 मीटर अवे फ्रॉम द मॉल, तो मान लो ये आदमी है, ये इसके और इसके बीच की डिस्टेंस कितना है, 1215 मीटर, और ये ऐसे देख रहा है, ऐसे देख रहा है मॉल को, ठीक, ऐसे देख रहा है मॉल को। टू सी द टॉप ऑफ द मॉल फ्रॉम द रोड इन सच अ वे दैट द टॉप ऑफ द ट्री विच इज इन बिटवीन हिम एंड द मॉल वॉज एग्जैक्टली इन लाइन ऑफ साइट विद द टॉप ऑफ द मॉल। तो जो ट्री है यहां पे बीच में, ट्री ऐसे बना लो, ये भी बीच में आ रहा है। द ट्री हाइट इज 20 मीटर, ट्री की हाइट कितनी है, 20 मीटर, एंड इट इज 60 मीटर अवे फ्रॉम हिम। ट्री मान लो है सी डी और आदमी है ई, तो ई डी कितना है, 60 मीटर, ये हो गया 60 मीटर। हाउ टॉल इज द मॉल, फिर से साफ साफ दिखाई दे रहा है मुझे, ए बी की मुझे जानना क्या है, ए बी की लेंथ कितनी है मुझे बताना है। तो मैं क्या करूंगा, साफ साफ मुझे दिखाई दे रहा है कि ट्राइंगल सी ई डी, ट्राइंगल सी ई डी है वो सिमिलर है ट्राइंगल ए बी ई के, ट्राइंगल ए बी ई के सिमिलर है। अरे यार इक्वल टू क्यों लगा देता हूं, सिमिलर है, सही से लिखता हूं मैं, ट्राइंगल सी डी ई, ट्राइंगल सी डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी ई, ट्राइंगल ए बी ई। अगर ये सिमिलर है तो इनकी जो साइड्स होंगी वो इक्वल प्रोपोर्शन में होंगी, यानी सी डी अपॉन ए बी, सी डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ई डी अपॉन बीई, ई डी अपॉन बीई। तो सी डी कितना है 20, ए बी कितना है, ए बी मुझे नहीं पता, ए बी तो जानना है। ई डी कितना है, ई डी है 60 और बीई कितना है, बीई है 1215, यहां पे गिवन है 1215, तो ये तो 3 आ जाएगा और ये 405 आ जाएगा, यानी ए बी की वैल्यू क्या आ गई 405, ए बी की वैल्यू क्या आ गई 405, यही फाइनल आंसर है 405, 405। अरे सही से तो लिख दूं मैं, आंसर निकालने के बाद गलत क्यों लिख रहा हूं, क्या है ये 405, ठीक है, फाइनल आंसर। समझ गए, समझ में आ गया कैसे करते हैं, समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो और आगे बढ़ो, चलो एक और ट्राई करो, ये वाला ट्राई करो। द क्लॉक टावर स्टैंड्स एट द क्रॉसिंग ऑफ टू रोड्स रनिंग इन नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन।
P, Q, R, and S are points on the road due to north, east, south, and west respectively, where the angle of elevation of the top of the road of the top of the tower are alpha, beta, gamma, and delta. Then PQ upon RS का whole square is equal to what? Okay. So एक क्रॉसिंग है रोड की, दो रोड हैं, एक नॉर्थ साउथ जा रही है, एक मान लो ऐसे नॉर्थ साउथ जा रही है, और एक ईस्ट वेस्ट जा रही है. तो ऐसे जा रही होगी कुछ ईस्ट वेस्ट, है ना, ऐसे. और यहां पे एक पोल लगा हुआ है, एक क्लॉक टावर लगा हुआ है, एक क्लॉक टावर है. तो यहां पे एक सीधा एक क्लॉक टावर बना लो, ऐसा. ये हो गया क्लॉक टावर. तो ये साउथ से नॉर्थ जा रही है रोड, और ये वेस्ट से ईस्ट जा रही है रोड. ठीक है, समझ गए. पी, क्यू, आर एंड एस आर पॉइंट ऑन रोड ड्यू नॉर्थ. नॉर्थ की तरफ कौन सा है? पी, तो इसको पी कह दो. क्यू ईस्ट, ईस्ट यानी ये, यहां पे कौन सा है? क्यू, इसको क्यू कह दो. साउथ पे कौन सा है? आर, तो इसको आर कह दो. और एस कौन कहां पे है? वेस्ट पे, तो इसको एस कह दो. ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया, सारे के सारे 90 डिग्री होंगे, क्लॉक टावर तो सीधा ही खड़ा होगा. ये भी 90 डिग्री हो गया, और ये भी 90 डिग्री हो गया. ठीक है. पी के साथ कौन सा एंगल बना रहा है? टॉप ऑफ द क्लॉक टावर अल्फा बना रहा है. तो अगर तुम इसको ज्वाइन करोगे ऐसे, ऐसे, तो पी के साथ कौन सा एंगल आएगा? अल्फा आ जाएगा. क्यू के साथ कौन सा एंगल आएगा? बीटा आ जाएगा. क्यू के साथ बीटा. इसको ठीक से बनाते हैं, सॉरी इसको गंदा बन रहा है, काफ़ी गंदा बन रहा है. इतना गंदा नहीं बनना चाहिए भाई, पहले तो यही गंदा बना. इसको ठीक से नहीं बना जा सकता है क्या? ठीक से बन जाए यार, ठीक से बन जा भाई. अच्छा बनाना चाह रहा हूँ तो ख़राब बनेगा एकदम. ये देखो कहाँ से आ रहा है जान, पता नहीं क्यों टेक्नोलॉजी एकदम ख़राब हो जाती है जब कुछ अच्छा करना चाहो. छोड़ो भाई, हाथ से ही ड्रॉ कर देते हैं. तो समझ लेना यार, ठीक है. यहाँ से ये जो एंगल आ रहा है, अच्छा बन जाना, अच्छा बन जाना, अच्छा बन जाना, अच्छा बन जाना, अच्छा बन जाना. ये मान लो ये है पी, ठीक है, ये पी मान लो, ये पी है. इतना तो रब कर सकते हैं, इतना तो तुम इमेजिन कर लोगे. ठीक है, ये पी है, और ये कौन सा एंगल बना रहा है? अल्फा. बीटा क्यू के साथ बन रहा है, क्यू के साथ बीटा बन रहा है. बनेगा अभी ये, या गड़बड़ करेगा अभी भी? देख लो, ये वाला भी अच्छा नहीं बन रहा है, छोड़ो, हाथ से ही बनाएंगे भाई फिर. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है? क्यू के साथ बीटा बन रहा है. ये लो, इसको ओ कह दो और इसको टी कह दो, टॉप को टी. इसके साथ कौन सा एंगल है? बीटा है. ठीक है, बीटा. आर के साथ कौन सा एंगल है? गामा है. आर के साथ गामा बन रहा है, आर के साथ गामा बन रहा है. आर के साथ गामा बन रहा है, और डेल्टा बन रहा है एस के साथ. डेल्टा बन रहा है एस के साथ. मुझे क्या फाइंड करना है? पी क्यू अपॉन आर एस का होल स्क्वायर. पी क्यू अपॉन आर एस का होल स्क्वायर, जो कि बराबर होगा पी क्यू स्क्वायर अपॉन आर एस का स्क्वायर. ठीक है, कैसे करेंगे इसे? तो देखो ट्राइंगल टी, अब मैं जो बोल रहा हूं एकदम 100% अटेंशन पे करके देखना, बहुत सारे वेरिएबल्स हैं. ट्राइंगल टी ओ पी में, ट्राइंगल टी ओ पी में, ट्राइंगल टी ओ पी में कॉट अल्फा क्या आएगा? कॉट अल्फा आएगा पीओ अपॉन टीओ, पीओ अपॉन टीओ. तो पीओ यानी ये ओपी, पीओ की वैल्यू क्या आ जाएगी? कॉट अल्फा टीओ इज इक्वल टू पीओ. पीओ की वैल्यू क्या आ रही है? कॉट अल्फा टीओ. क्या आ रही है ये? कॉट अल्फा टीओ कह लो या ओटी कह लो, जैसा तुम्हें लगे. ओटी कह लो, चलो ओटी.
ठीक है, इसको ओ टी मान लो, ओ टी, ओ पी, ठीक है। तो कॉट अल्फा ओ टी आ गई। और ट्रायंगल देखो टी ओ क्यू, ट्रायंगल टी ओ क्यू, ट्रायंगल टी ओ क्यू में कॉट बीटा क्या आ गया, कॉट बीटा आ गया ओ ओ क्यू अपॉन ओ टी। तो ओ क्यू की वैल्यू क्या आ गई, ओ क्यू की वैल्यू, ओ क्यू की वैल्यू आ गई ओ टी कॉट बीटा, ओ क्यू की वैल्यू आ गई ओ टी कॉट बीटा। ठीक, अब ये वाला ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल टी ओ एस, ट्रायंगल टी ओ एस, टी ओ एस में, ट्रायंगल टी ओ एस में कॉट ये अल्फा बीटा गामा थीटा, थी ही नहीं, ये क्या है, अल्फा बीटा गामा, हाँ थीटा ही था ना, थीटा नहीं था, ये क्या, इसको क्या कहते थे यार, मैं भूल गया, जो भी है समझ लो तुम इसको, थीटा तो ये होता है, कुछ तो होता है, कुछ तो कहते हैं सिंबल को, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली अभी। सो इसका कॉट क्या आएगा, कॉट ऑफ दिस एंगल क्या आएगा, कॉट ऑफ एंगल टी एस ओ, इसका आएगा कॉट, नीचे लिखता हूं मैं, ओ एस अपॉन ओ टी। तो ओ एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओ टी कॉट दिस सिंबल, ओ एस की वैल्यू आ गई ओ टी कॉस, ओ एस की वैल्यू आ गई ओ टी कॉट ये वाला एंगल। अब देखो ट्रायंगल टी ओ आर, ट्रायंगल टी ओ आर, इसमें कॉट गामा आ जाएगा ओ आर अपॉन ओ टी, ओ टी। तो ओ आर की वैल्यू आ जाएगी ओ टी कॉट गामा, ओ आर की वैल्यू आ जाएगी ओ टी कॉट गामा, ओ आर की वैल्यू आ जाएगी ओ टी, ओ आर की ओ टी कॉट गामा, यह आ जाएगा ओ टी कॉट गामा। मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है पी क्यू स्क्वायर अपॉन आर एस स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर अपॉन आर एस स्क्वायर। तो पी क्यू स्क्वायर इस वाले ट्राइंगल में पी क्यू स्क्वायर क्या आएगा, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, पी क्यू स्क्वायर क्या आएगा इस वाले ट्राइंगल में, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, पी ओ स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर। तो पी क्यू स्क्वायर आ जाएगा, पीओ स्क्वायर क्या है, पीओ की वैल्यू है कॉट एल्फा ओ टी स्क्वायर, कॉट एल्फा ओ टी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर, ओ क्यू स्क्वायर क्या है, कॉट बीटा ओ टी स्क्वायर, कॉट बीटा ओ टी स्क्वायर, कॉट बीटा ओ टी स्क्वायर। ठीक है, तो पी क्यू स्क्वायर तुम्हारा आ गया ओ टी स्क्वायर कॉट स्क्वायर एल्फा प्लस ओ टी स्क्वायर कॉट स्क्वायर बीटा। ठीक है, ये मान लो इक्वेशन 1 हो गई तुम्हारी। वैसे ही इस वाले ट्राइंगल में देखो, आर एस की भी वैल्यू चाहिए, आर एस स्क्वायर क्या आ जाएगा, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, आर एस स्क्वायर हो जाएगा ओ टी स्क्वायर कॉस, क्या था यार ये वाला साइन, जो भी है, ओ टी स्क्वायर कॉट दिस साइन स्क्वायर, आर एस स्क्वायर इज इक्वल टू ओ टी स्क्वायर कॉट दिस, कॉट स्क्वायर दिस साइन प्लस डेल्टा है ना शायद, ये डेल्टा, हाँ, प्लस ओ टी स्क्वायर कॉट गामा स्क्वायर, ओ टी स्क्वायर कॉट स्क्वायर गामा। ये तुम्हारा आर एस स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ठीक,
तुम्हें क्या फाइंड करना है, पी क्यू स्क्वायर अपॉन आर एस स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यानी पी क्यू स्क्वायर अपॉन आर एस स्क्वायर क्या आ जाएगा, यहां से ओ टी स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर क्या आएगा, कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर बीटा होल बाई बीटा, यहां से ओ टी स्क्वायर यहां से भी कॉमन ले लो, अंदर आएगा कॉट स्क्वायर डेल्टा प्लस कॉट स्क्वायर गामा, ओ टी स्क्वायर से ओ टी स्क्वायर चला गया, तुम्हारा फाइनल आंसर क्या आया, कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर बीटा प्लस कॉट स्क्वायर डेल्टा प्लस कॉट स्क्वायर गामा। यही फाइनल आंसर है। देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी है ना, हाँ जी ऑप्शन सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन है जो टॉप के 0.1% बच्चे करके आएंगे एग्जाम में, उससे ज्यादा करके आ ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। इतने स्मार्ट नहीं है बच्चे ज़्यादातर जो एग्जाम, मतलब मैं बच्चों को कुछ गलत नहीं कह रहा, लेकिन ये वो क्वेश्चन है जो कि एकदम टॉपर ही करके आएंगे, टॉपर के अलावा कोई नहीं करेगा। तो अगर तुमने इस क्वेश्चन की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करी है तो तुम्हारा बहुत बड़ा एडवांटेज है बाकी बच्चों के ऊपर। इस क्वेश्चन को अगर तुम ये क्वेश्चन एग्जाम पेपर में करके ले आ पा रहे हो, अगर तुम इस क्वेश्चन को एग्जाम पेपर में कर पा रहे हो तो तुम बाकी बच्चों से काफ़ी आगे हो, तुम काफ़ी ज़्यादा एक लीप ले चुके हो बाकी बच्चों के कंपैरिजन में। ओके, ये उस तरीके का क्वेश्चन है, तुम खुद ही देख सकते हो कितना इसको अगर इसकी प्रैक्टिस करो तो जल्दी भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी ये टाइम कंज्यूमिंग भी है और कॉम्प्लेक्स भी है, समझना भी इसको कॉम्प्लेक्स है। और बहुत सारे बच्चे तो ट्रिग्नोमेट्री इतना अच्छा पढ़ के ही नहीं जाते, ये भी तो रियलिटी है। बहुत सारे बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री इतना अच्छा पढ़ना ही अच्छा ही नहीं लगता, इस लेवल की तो बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। बल्कि क्वेश्चन उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस ये इतने टुकड़ों में बटा हुआ है, इतने टुकड़ों में इसको सॉल्व करना है कि ज्यादातर बच्चे इसको छोड़ देंगे और लेंदी भी चला जाएगा तो वो एकदम ही पैनिक खा जाएंगे। अगर तुम इस क्वेश्चन को कर पा रहे हो एग्जाम में तो तुम बाकी बच्चों से बहुत ज्यादा मार्क्स स्कोर करोगे। इस क्वेश्चन का तो स्कोर ही करोगे, लेकिन ये क्वेश्चन ही तुम तब कर पाओगे जब तुम्हें बहुत सारी चीजें क्लियर हो, बहुत सारी चीजें एकदम तुम्हारी क्लियर हो, तब कर पाओगे। समझे? तो इस क्वेश्चन को जरूर से प्रैक्टिस कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब कर ही लिया है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, डबल स्टार बना लो इस पे, ट्रिपल स्टार बना लो इस पे कि भाई ये क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करना है। अब ये छोड़ के नहीं आना एग्जाम पेपर में अपने को, ठीक है? अभी करके आएंगे अब। अगर ये समझ गए हो बढ़िया क्वेश्चन था, अगर समझ गए हो तो एक और ट्राई करो, ये वाला ट्राई करो। चलो ये तो उसके सामने बहुत ईजी हो जाएगा। द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ वर्टिकल पोल, एक वर्टिकल पोल है भाई, ऑन द ग्राउंड इज 18 सेंटीमीटर, इसकी शेडो बन रही है 18 सेंटीमीटर की। ठीक है चलो, ये हो गई 18 सेंटीमीटर की शेडो। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट दैट टाइम इज थीटा, तो मान लो ये सन है उस टाइम, और हाँ और ऐसे जब सन की रेज आ रही है, ऐसे जब सन की रे आ रही है तब ये एंगल ऑफ एलिवेशन इसका क्या है, थीटा। अगर ये थीटा है तो भाई ये भी थीटा होगा। ठीक है, इसको मैं ए मान रहा हूं, इसको बी मान रहा हूं, इसको सी मान रहा हूं, तो शेडो बी सी हो गया शेडो, और शेडो कितनी है, द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द वर्टिकल पोल ऑन द ग्राउंड इज 18 मीटर, तो ये 18 मीटर इसकी शेडो है। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट द टाइम इज थीटा, थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। सच दैट कॉस थीटा इज इक्वल टू 12/13, कॉस थीटा इज इक्वल टू 12/13। और कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो भाई कॉस थीटा ये भी हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी। इसका मतलब 12/13 इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। ठीक है, ठीक है। सो बी सी की वैल्यू क्या है 18, ए सी की वैल्यू मुझे नहीं पता, इज इक्वल टू 12/13। 6 2 जा 6 3 जा, ए सी की वैल्यू आ जाएगी 39/2, यानी ए सी की वैल्यू आ जाएगी 19.5। ए सी की वैल्यू आ गई 19.5। पाइथागोरस थ्योरम से ए बी की वैल्यू निकाल लो, हाइट ऑफ पोल ए बी तो है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर माइनस
बी सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर यानी 19.5 का स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर यानी 18 का स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 19.5 का स्क्वायर क्या होता है भाई? 19.5 इंटू 19.5, 5 5 25, कैरी के ऊपर 2, 9 5 45, 7 कैरी के ऊपर 2, 9 5 45, 7 कैरी के ऊपर 4, 9 इंटू 9 5 45, कैरी के ऊपर 4, 9 9 81, 5 कैरी के ऊपर 8, 17 इंटू 5 9 1, 5 12 के 2 कैरी के ऊपर 1, 15 20 के 0 कैरी के ऊपर 2, 11 11 18 के 8, 380.25, 380.25, 380.25 माइनस 324 हो जाएगा। तो भाई ए बी स्क्वायर क्या हो गया? ये हो गया 0.25653 और ए बी की वैल्यू क्या हो गई? सॉरी, 3 कहाँ आएगा? 3 तो हट जाएगा, 8 मतलब ये 7 7 आ गया, हाँ ठीक, 56.25। तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 56.25। 7 स्क्वायर होता है 49, 8 स्क्वायर होता है 64, 7 और 8 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, मतलब 7.5 का स्क्वायर हो सकता है। ए बी की वैल्यू 7.5, 7 और 8 के बीच में आ रही थी इसलिए मैंने अंदाजा लगाया। 7 और 8 के बीच में कौन सा आ रहा है? ये आ रहा है सिर्फ ऑप्शन 7.5, फाइनल आंसर। 7 और 8 के बीच में आना है आंसर, तो 7.5। ठीक है, उस क्वेश्चन के कंपैरिजन में तो बहुत ही ईजी था, ये तो आराम से कर लोगे तुम। एक और ट्राई करो ये वाला, चलो। ए सर्टेन टाइम ऑफ अ डे ए ट्री 5.4 मीटर हाइट, ट्री की हाइट कितनी है? 5.4 मीटर, जल्दी से बना लो। ट्री की हाइट कितनी है? 5.4 मीटर। कास्ट इज शैडो ऑफ 9 मीटर, कास्ट इज शैडो ऑफ 9 मीटर। इफ अ पोल कास्ट इज शैडो ऑफ 13.5 मीटर एट द सेम टाइम, सो मतलब सन यहाँ पे निकला होगा तो इसने कुछ ऐसे लाइट डाली होगी इस पे, और ये थीटा का अगर एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे थीटा होगा तो यहाँ पे भी थीटा होगा। मान लो इसको ए बी सी, और सेम टाइम पे एक और पोल पे लाइट गिर रही है, तो सेम टाइम पे मतलब एक और पोल है, ऐसा कुछ, एक और पोल है, दूसरा पोल है, और उस पे भी लाइट गिर रही है सन की, उस पे भी सन की लाइट गिर रही है ऐसे, है ना, उस पे भी लाइट गिर रही है सन की ऐसे, और वो भी कुछ इस तरीके से बना ले रहा है। ठीक, ओके। यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन इसका भी सेम टाइम पे है, तो यहाँ पे भी थीटा होगा, यहाँ पे भी थीटा होगा। ठीक, इफ अ पोल कास्ट, ये वाला पोल कितने की शैडो कास्ट कर रहा है? 13.5 मीटर, 13.5 मीटर की। इसको पी क्यू आर मान लो। ठीक, देन द हाइट ऑफ द पोल इज व्हाट? हाइट ऑफ द पोल क्या होगी? तो भाई सिंपल सी बात है, यहां से मैं tan थीटा की वैल्यू निकाल लूंगा। ट्राइंगल ए बी सी में, ट्राइंगल ए बी सी, tan थीटा क्या हो जाएगा? 5.4/9, 5.4/9, tan थीटा हो जाएगा 54/90, 9 से जाएगा 6/10, 3/5। तो tan थीटा की वैल्यू है 3/5, 3/5। ट्राइंगल पी क्यू आर में, ट्राइंगल पी क्यू आर में, ट्राइंगल पी क्यू आर में tan थीटा की वैल्यू होगी पी क्यू अपॉन क्यू आर, tan थीटा की वैल्यू होगी पी क्यू अपॉन क्यू आर। tan थीटा कितना है? 3/5, पी क्यू अपॉन क्यू आर। tan थीटा है 3/5, पी क्यू अपॉन क्यू आर। पी क्यू कितना है मुझे नहीं पता, क्यू आर है 13.5, सो 3/5 इज इक्वल टू, पी क्यू कितना है मुझे नहीं पता, क्यू आर कितना है 13.5, पी क्यू अपॉन 13.5। ठीक, तो पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई?
13.5 इंटू 3/5, 5 2 जा 10.7, 2.7 इंटू 3, 7 3 जा 21, कैरी का ऊपर 2, 8.1। पी क्यू की वैल्यू है 8.1 मीटर्स। फाइनल आंसर 8.1 मीटर्स। ओके, फाइनल आंसर। समझ गए? अगर समझ गए तो एक और ट्राई करो। चलो ये ट्राई करो। द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए वर्टिकल टावर ऑन द ग्राउंड, ऑन लेवल ग्राउंड, increases by 8.4 centimeter when the altitude of the sun changes from 45 degree to 30 degree. What is the height of the tower? The length of the shadow of a vertical tower on level ground increases by 8.4 centimeter. ठीक है, लेंथ ऑफ द वर्टिकल टावर है कोई ऐसे, and length of the shadow of the vertical tower on the ground increases by 8.4 centimeter when the altitude of the sun changes. तो मान लो सन का ऑल्टीट्यूड अभी ऐसा था और एक ऐसे उसकी रेज गिर रही थी, तो यहाँ पे कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ थीटा बन के आ रहा होगा और यहाँ पे भी थीटा बन के आ रहा था। उसके बाद सन थोड़ा नीचे आ गया तो उसकी रेस कुछ ऐसे गिरने लगी, तो ये ऐसा हो गया। तो ये कितना हो गया, सॉरी ये यहाँ पे इस समय 45 डिग्री आ रहा था, इस समय 45 डिग्री था एलिवेशन। अरे भाई हाँ, ये कितना था 45 डिग्री, ये 45 डिग्री था ब्लू वाला। फिर सन थोड़ा नीचे आ गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो जाएगा, 30 डिग्री हो रहा है, इसीलिए शैडो बढ़ गई है, 30 डिग्री हो रहा है। मुझे क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। और शैडो इंक्रीज कितनी हुई है, शैडो इंक्रीज हुई है 8.4 सेंटीमीटर से। ये 8.4 सेंटीमीटर है नीचे जो रेड लाइट है। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो सी डी 8.4 सेंटीमीटर है, सी डी 8.4 सेंटीमीटर है। ट्राइंगल ए बी सी जरा देखो, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में tan 45 डिग्री किसके बराबर होगा, ये भाई ए बी अपॉन बी सी के बराबर होगा। tan 45 डिग्री 1 के बराबर होता है। ए बी कितना है मुझे नहीं पता, और ये बी सी, तो ए बी जो है बी सी के इक्वल आ गया। तो अगर मैं ए बी को x ले रहा हूं तो बी सी भी x अपने आप हो जा रहा है। अब मैं कौन सा ट्राइंगल देखूंगा, मैं ट्राइंगल देखूंगा ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी अगर देख रहे हो, ट्राइंगल ए बी डी, ये x है, ये कितना है, ये हो गया x प्लस 8.4, ये कितना है, ये है 30 डिग्री। सो tan 30 डिग्री इसमें कितने के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी। tan 30 डिग्री यानी 1/√3। ए बी कितना है x, बी डी कितना है x प्लस 8.4, इसको इधर भेजो, ये हो जाएगा x प्लस 8.4 इज इक्वल टू √3x। तो ये हो जाएगा x माइनस √3x इज इक्वल टू माइनस का 8.4, √3x माइनस x इज इक्वल टू 8.4। यहां से तुम x कॉमन ले लोगे तो अंदर आ जाएगा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 8.4, और x की वैल्यू आ जाएगी 8.4 अपॉन √3 माइनस 1। रैशनलाइज कर दो √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1 से, कितना आ जाएगा 8.4 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन 2, 4.2 हो जाएगा। ये 4.2 इंटू √3 प्लस 1, ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है x की। 4.2 इंटू √3 प्लस 1 ये है, ये आ गया 4.2 इंटू √3 प्लस 1। हमें क्या चाहिए था, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर तो यही आ रहा है 4.2 इंटू √3 प्लस 1, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी फाइनल आंसर।
4.2 इंटू रूट 3 प्लस 1। समझ गए? समझ गए कैसे करना है? समझ में आ रहा है? बढ़िया अंडरस्टैंडिंग बन रही है हाइट एंड डिस्टेंस की? अगर बन रही है तो ये वाला भी कर डालो भाई। पूर्वी इज स्टैंडिंग बिटवीन टू टावर्स 1 and 2. The angle of depression of Purvi from the top of the tower 1 and 2 are 60 degree and 45 degree. अब भाई टावर 1 कुछ ऐसा होगा और टावर 2 कैसा होगा, बड़ा होगा छोटा होगा? तो टावर 1 से एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा बन रहा है, टावर 2 से कम बन रहा है। टावर 1 से एंगल ऑफ एलिवेशन, अच्छा, पूर्वी स्टैंडिंग बिटवीन टू टावर्स, एकदम बीचों बीच खड़ी है। बीचों बीच खड़ी है, कहाँ खड़ी है? इफ द लेंथ ऑफ द टावर 1 इज इतना एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर्स इज इतना, फाइंड द लेंथ ऑफ द, मुझे एग्जैक्टली नहीं, मिडिल तो वगैरह नहीं दिया हुआ है। क्या फाइंड करना है? फाइंड द लेंथ, देन फाइंड द लेंथ ऑफ टावर 2। ओके, पूर्वी स्टैंडिंग बिटवीन द टू टावर्स 1 and 2, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ पूर्वी फ्रॉम टॉप ऑफ टावर 1 and 2 इज 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो मुझे एग्जैक्टली तो पता नहीं है भाई कि कौन सा टावर बड़ा है कौन सा छोटा है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, तो बस ऐसे ही अंदाजा लगाना पड़ेगा। तो ऐसे ही कुछ भी डायग्राम बना दो बड़ा छोटा, मुझे तो पता नहीं है कुछ बड़ा है छोटा है, मुझे नहीं पता है, तो कुछ भी ऐसे ही बना दो रैंडम, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। बड़ा है छोटा बना रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और ऐसे लाइन खींच दो यहाँ से, एक ये तुम ग्राउंड बना दो ऐसे। पूर्वी कहाँ खड़ी है? पूर्वी कहीं मान लो ऐसे। अब 60 डिग्री यहां से बन रहा है, टावर 1 है ये टावर 2 है। टावर 1 से 60 डिग्री बन रहा है, इसका मतलब टावर 1 के पास खड़ी होगी, इसीलिए एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा बन रहा है। ज़्यादा ऊपर देखना पड़ेगा, पास में खड़े होगे तो, है ना। तो ये कितना बन रहा है? ये बन रहा है 60 डिग्री भाई, ये 60 डिग्री बन के आ रहा है, ठीक है। और ये कितना बन रहा है? ये 45 डिग्री बन के आ रहा है ना। ये 60 डिग्री बन रहा है और ये 45 डिग्री बन रहा है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ पूर्वी फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर 1 and 2 आर 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। इफ द लेंथ ऑफ द टावर 1 इज 6√3 मीटर्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द टावर्स इज 14। दोनों टावर के बीच का डिस्टेंस कितना है? 14। तो अगर इसको x मान रहे हो तो इसको 14 माइनस एक्स मान लो, ठीक है, 14 माइनस एक्स मान लो। मुझे इसकी लेंथ जाननी है दूसरे टावर की, इसको मैं ए बी कह रहा हूं, इसको मैं सी डी कह रहा हूं, इसको मैं ई कह रहा हूं। तो ट्राइंगल ए बी ई देख लो जरा, ट्राइंगल ए बी ई, ट्राइंगल ए बी ई में tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री जो होगा वो क्या होगा? ए बी अपॉन बी ई होगा, ए बी अपॉन बी ई होगा। tan 60 डिग्री क्या होगा? √3 के बराबर। √3 इज इक्वल टू ए बी यानी 6√3 अपॉन बी ई यानी x। √3 से √3 चला गया, x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6। इसकी वैल्यू तो 6 आ गई। अगर ये 6 आ गई तो ये 8 आ जाएगा। 14 माइनस एक्स, 14 माइनस एक्स क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ये 8 हो गया। अब जरा ये वाला ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल सी ई डी, ट्राइंगल सी ई डी, ट्राइंगल सी ई डी, ये बन रहा है ट्राइंगल सी ई डी। ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री। tan 45 डिग्री हो जाएगा सी डी अपॉन ई डी, tan 45 डिग्री हो जाएगा सी डी अपॉन ई डी। tan 45 डिग्री 1 होता है, इज इक्वल टू सी डी अपॉन ई डी क्या है? 8। तो सी डी की वैल्यू आ गई 8, तो सी डी की वैल्यू आ गई 8। मुझे यही जानना था, लेंथ ऑफ सेकंड टावर, ये हो गया 8। 8 आंसर है मेरा आंसर। हाइट होना चाहिए, लेंथ क्या होता है? हाइट, हाइट ऑफ सेकंड टावर, हाइट आ रहा है 8 मीटर्स, 8। ओके, समझ गए? ये तो इजी क्वेश्चंस हैं, ये तो हो जाएंगे, ठीक है। अगला ट्राई करते हैं, चलो ये वाला करो, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, इस वीडियो के लिए। 2 ships are on the opposite side of a lighthouse such that all 3 of them are collinear. The angles of depression of the 2 ships from the top of the lighthouse are 30 degree and 60 degree. If the ships are
230 √3 meter apart. Then find the height of the lighthouse. Okay. Two ships are on the opposite side of a lighthouse such that all three of them are collinear. ओके ठीक है, अपोजिट साइड ना, तो बीच में एक लाइट हाउस बना दो, बीच में एक लाइट हाउस बना दो और इसको ऐसे कर दो, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री. Two ships are on the opposite side of the light so that all of them are collinear. The angle of depression of the two ships from the top of the lighthouse are 30 डिग्री. तो यहाँ पे ये मान लो ए बी है हमारा लाइट हाउस, पहला शिप है डी सी, दूसरा शिप है डी. यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है, क्या आ रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर है 30 डिग्री तो यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन भी हो जाएगा 30 डिग्री. और यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन बता रहा है क्या है, ये डी है, ठीक है, ये डी है. यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री, तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से हो जाएगा 60 डिग्री. इफ द शिप्स आर 230 मीटर्स अपार्ट, सीडी की लेंथ कितनी है टोटल 230 मीटर्स, 230 क्या 230 √3 मीटर्स, √3, इस पूरे की लेंथ है 230 √3. तो अगर ये x है, BC x है, तो ये कितना हो जाएगा BD 230 √3 माइनस एक्स, 230 √3 माइनस एक्स. देन द हाइट ऑफ द लाइट हाउस, ए बी की हाइट कितनी होगी, ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी की वैल्यू क्या होगी बताओ. ओके, सो ट्राइंगल ए बी सी देखो जरा, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में tan 30 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, ए डी अपॉन बी सी, ए डी अपॉन बी सी. tan 30 डिग्री होता है 1/√3. ए डी कितना है, ए बी अपॉन बी सी. ए बी कितना है मुझे नहीं पता, बी सी कितना है x, तो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी x अपॉन √3, ए बी की वैल्यू हो जाएगी x अपॉन √3. वैसे ही यहां देखो जरा ट्राइंगल ए बी डी में, ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी में tan 60 डिग्री किसके बराबर, tan 60 डिग्री बराबर ए बी अपॉन बी डी के, ए बी अपॉन बी डी के. तो √3 tan 60 डिग्री होता है √3, ए बी कितना है, ए बी है x/√3 अपॉन बी डी यानी 230 √3 माइनस एक्स, ठीक है. तो 3 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 230 √3 माइनस एक्स, ठीक है. तो ये इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 230 √3 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, 3 0 0 9 3 0 6 √3 माइनस 3x इज इक्वल टू एक्स. सो 690 √3 इज इक्वल टू 4x, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 690 √3 अपॉन 4. √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732, सो 1.73 इंटू 690, तो 0 0 0 इंटू 927 कैरी के ऊपर 2, 963 5 कैरी के ऊपर 6 15 इंटू 60 18 के 8 कैरी के ऊपर 1 672 42 3 कैरी के ऊपर 4 1 0 0 7 8 1 2 3 4 5 13 के 3 कैरी के ऊपर 1 6 1 2 3 9 1 1 1 1, हाँ x की वैल्यू आ गई 1193.70 अपॉन 4. तो ये डिवाइड करो जरा, 4 2 जा 8 39 9 जा 36 3 3 8 जा 32 1.4. x की वैल्यू आ गई 298.4, 298.4 आ रहा है x आ रहा है 298.4, 298.4. मुझे क्या जानना है हाइट ऑफ द लाइट हाउस.
x अपॉन रूट थ्री, यानी 298.4 अपॉन रूट थ्री इंटू रूट थ्री कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 298.4 रूट थ्री अपॉन थ्री, थ्री 9 जा 27, 9 जा 27.4, 99.4 इंटू रूट थ्री, 99.4 इंटू रूट थ्री होता है 1.732, 1.73। चलो जरा इतना ही कर लो, 4 3 12 की 2 करेगा ऊपर 1 8 करेगा ऊपर 2 27 29 इंटू, ये सब मैं रब कर देता हूँ यहाँ पे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, फाइनल आंसर आने वाला है। 7 4 जा 28 करेगा ऊपर 2, 9 जा 27, 7 4 जा 28 करेगा ऊपर 2, 9 जा 27, 9 करेगा ऊपर 2, एक सेकेंड यार, 7 4 जा 28 करेगा ऊपर 2, 9 7 जा 63, 65 करेगा ऊपर 6, 63 और 69 इंटू 499, 2 16 के 6 कैरी के ऊपर 15 19 के 9 कैरी के ऊपर 1 10 10 एंड 11 के कैरी के ऊपर 2 8 17 17 और ये 1 2 3 171.96 171.96। तो भाई मेरा क्लोजेस्ट तो 172.5 ही आ रहा है, यही होना चाहिए, ये क्लोजेस्ट आ रहा है, क्योंकि मैंने डेसिमल के फर्स्ट प्लेस तक कैलकुलेट किया था ना, तो इसीलिए मेरा इतना क्लोज नहीं आया। तुम देख लेना तुम्हारा कितना आ रहा है, वरना क्लोजेस्ट तो यही है, यही मेरा आंसर होना चाहिए। मैं अगर पेपर में आता तो मैं इसको मार्क करके आगे बढ़ जाता, ठीक है। बाकी तुम थोड़ा और सेकंड डेसिमल प्लेस तक कैलकुलेट करना, मैंने शायद थोड़ी जल्दी कर दी, वो करना नहीं चाहिए था मुझे। बाकी मेरा आंसर सी आ रहा है, देख लेना तुम भी कितना आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, फाइनल क्वेश्चन ये रहा, अच्छा है ही नहीं यहाँ पे, और वही था फाइनल। चलो फिर हमारा हाइट एंड डिस्टेंस खत्म हो गया, पूरी की पूरी आई होप तुमने सीरीज देखी हो ट्रिग्नोमेट्री की। अगर पूरी देखी होगी तो बहुत प्रॉफिट हुआ होगा। इसके आगे भी मैं बहुत सारे क्वेश्चन डालूंगा, देखना ट्रिग्नोमेट्री के अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे, प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छी क्लैरिटी बन जाएगी। एसएससी सीजीएल के लेवल और उसके थोड़ा ज्यादा ही लेवल के कराऊंगा मैं, चिंता मत करो। ऐसा नहीं है कि सीजीएल के ऊपर के लेवल के नहीं कराऊंगा तो मैं सारे के सारे अच्छे एग्जाम्स के कराऊंगा। जाओ जाके पूरी की पूरी सीरीज खत्म करो, पूरी प्लेलिस्ट खत्म करो, देख ही सकते हो तुम क्वेश्चन का लेवल कैसा है। अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट में बताओ और चैनल सब्सक्राइब कर दो ताकि तुम्हें आगे भी ऐसी वीडियोस मिलती रहें। बताओ मुझे कैसी लगी तुम्हें वीडियो, अच्छी लगी या नहीं, क्वेश्चन अच्छे लगे या नहीं। अगर हेल्पफुल लगे हो तो बता देना, ठीक है। आगे मिलते हैं, जाओ पूरी प्लेलिस्ट के मजे उठाओ, बाय।